नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। उत्तरी तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले की विधानसभा में की 6 सीटें हैं। 2 सप्ताह पहले चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में यहां की एक सीट पर द्रविड़ मुनेमकस्कम के डीएमके के कैंडिडेट डॉक्टर आर लक्ष्मण कैंपेन कर रहे थे। जैसे ही डॉक्टर लक्ष्मण मैनूर में दाखिल हुए, उन्हें कहा गया कि वह सहयोगी पार्टी विदुथलाई चिरुथुइल्कल कोच्चि वीसीके के कैंडिडेट के साथ यहां नहीं घुस सकते। वीसीके दलितों की पार्टी है और इस बार चुनाव में 4 सीटें जीती है। दलितों को अक्सर इस इलाके में दबंग वन्नियार समुदाय के हमलों का सामना करना पड़ा है। वन्नियार समुदाय इस बार पीएमके की अगुवाई में एआईडीएमके के साथ था, जिसके उसे 10.5% आरक्षण देने का वादा किया था। दलित भारत में दूसरे राज्यों की तरह तमिलनाडु में दबंग और ऊंची जातियों में दलितों के खिलाफ नफरत कम नहीं है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, आज भी कई इलाकों में दलित कैंडिडेट के चुनाव लड़ने में रोड़े अटकाए जाते हैं। वन्नियार लोग आजकल दलित लड़कों और अपने समुदाय की लड़कियों से प्रेम विवाह को लेकर खासे खफा हैं। अक्सर इस मामले को लेकर दलितों पर उनके हिंसक हमले होते रहते हैं। दलितों के खिलाफ इस तरह के नफरती माहौल में एमके स्टालिन की जीत खासी अहमियत है। स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके गठबंधन की इस बार जीत की उत्तर भारत में भले ही कम चर्चा हो, लेकिन 10 साल बाद यह सत्ता परिवर्तन दलित बहुजनों की एकता और दलित बहुजन वोटरों की आकांक्षाओं की कहानी कह रहा है। लिहाजा यह अनायास नहीं है कि उत्तर भारत में ब्राह्मणवादी मीडिया की इस चर्चा में इसकी चर्चा नहीं हो रही है। ज्ञातव्य है कि डीएमके पेरियार आंदोलन से पैदा हुई पार्टी रही है और उनके हमेशा ब्राह्मणवाद का विरोध किया है उसने। सामाजिक न्याय के आधार वाली इस पार्टी ने उत्तर भारतीय वर्चस्ववादी राजनीति का भी जमकर विरोध किया है। दलित, पिछड़े, मुसलमानों और आदिवासियों में इसका बड़ा आधार है। डीएमके के संस्थापक रहे अन्नादुरई और करुणानिधि जैसे दिग्गज द्रविड़ राष्ट्रीयता के समर्थक नेताओं की समाज के हाशिए के समुदायों में अपार लोकप्रियता रही है। तमिलनाडु में 10 साल बाद डीएमके का दोबारा सत्ता में लौटना साबित करता है कि यहाँ लोगों ने बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति की जड़ें जमाने का मौका नहीं दिया। बीजेपी के साथ होने की वजह से अन्ना द्रमुक दलित समर्थकों ने भी उसका पूरा साथ नहीं दिया। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन को उत्तर तमिलनाडु में दलित वोटों की वजह से अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिली। हालांकि यहाँ अति पिछड़ा वर्ग के वन्नियार और पिछड़ा वर्ग के मुदलियार वोटरों का समर्थन न मिलने से डीएमके की स्थिति कमजोर दिख रही थी, लेकिन इसकी भरपाई दलित वोटरों ने कर दी। पश्चिम तमिलनाडु में अरुण थटियाल दलितों के 68% वोटों के डीएमके को मिले थे। इसके अलावा नाडर, देवेंकुला वेलालार और ईसाई समुदाय के वोटरों ने भी जमकर डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन का समर्थन किया और इस वजह से इसे दक्षिण तमिलनाडु में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिला। तमिलनाडु के चुनाव में नतीजों में अलग-अलग समुदाय के वोटिंग पैटर्न से साफ हो गया है कि यह डीएमके के सामाजिक न्याय की राजनीति की जीत है। डीएमके के 504 बिंदुओं और 17,000 शब्दों से ज़्यादा चुनावी घोषणा पत्र देखें तो पाएंगे कि उसका सबसे ज़्यादा जोर तमिलनाडु को वेलफेयर स्टेट और सामाजिक न्याय वाला ऐसा स्टेट बनाने पर है जहां दलित, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के हितों को बढ़ावा मिले। अर्थशास्त्री रितिका खेड़ा ने इस मैनिफेस्टो का दिलचस्प विश्लेषण किया है। उन्होंने लिखा है कि इस मैनिफेस्टो में 55 बार वेलफेयर शब्द का इस्तेमाल किया गया है और 61 बार एजुकेशन और 60 बार महिला और लड़कियों और 17 बार भोजन, पोषण और स्वास्थ्य का जिक्र है। इसकी तुलना में बीजेपी और कांग्रेस ने 23 बार ही एजुकेशन और 14-15 बार। तमिलनाडु में राष्ट्रीय पार्टियों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो डीएमके को 133 सीटें मिली हैं, एआईडीएमके को 66 सीट, कांग्रेस को 18, बीजेपी को 4, सीपीआई को 2, सीपीएम को 2, पीएमके को 5, वीसीके को 4।
डीएमके ने आदि द्रविड़ समुदाय के लड़कों को स्कॉलरशिप, हॉस्टल देने और फूड अलाउंस देने का ऐलान किया है। साथ ही अंतरजातीय विवाहों से पैदा बच्चों को रिजर्वेशन देने का भी वादा किया है। डीएमके के मैनिफेस्टो में ये वादे उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता और तमिलनाडु के दलित पिछड़ों की आकांक्षाओं को जाहिर करते हैं। अच्छी बात यह है कि डीएमके ने पिछले 10 साल के दौरान अपनी इन प्रतिबद्धताओं को बरकरार रखा है। द हिंदू के ही एक लेख में कलायारसन ए विघ्नेश कार्तिक के आर और एम विजय भास्कर ने लिखा है कि तमिलनाडु में इस चुनाव को राज्य और देश के भविष्य पर एक रेफरेंडम की तरह देखा जा सकता है। उनका कहना है कि इस चुनाव में राज्य के सामने 3 तरह की कट्टरता थी। पहली, भारतीय जनता पार्टी की धार्मिक कट्टरता, दूसरी तमिल राष्ट्रवादी पार्टियों की भाषाई कट्टरता और दबंग जातियों का जातिगत कट्टरता जो दलितों के आगे बढ़ते खासी तौर पर चिंतित हैं। एक अर्थ में ये तीनों कट्टरताएं मिलकर द्रविड़ तमिल पहचान को चैलेंज कर रही थी। लिहाजा डीएमके को समावेशी विकास का एजेंडा और मिला जुला वोटर आधार तैयार करना पड़ा था। डीएमके का कैंपेन न सिर्फ तीनों नैरेटिव के खिलाफ खड़ा हुआ था, बल्कि यह राज्य की स्वायत्तता के कमजोर होते इर्द गिर्द बुना गया। राज्य की स्वायत्तता द्रविड़ राजनीति का मूल तत्व रहा है। लिहाजा डीएमके की जीत धार्मिक, भाषाई, जातिगत कट्टरता के खिलाफ जीत है। दूसरी ओर यह बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों के नैरेटिव की हार है। बीजेपी पूरे देश में अपने इस नैरेटिव को थोपते हुए राजनीति कर रही है। उत्तर प्रदेश में मंदिर की राजनीति उसकी धार्मिक कट्टरता का उदाहरण है। इसी तरह हिंदुस्तान की बात कर भाषाई कट्टरता को परवान चढ़ाया जा रहा है। राज्य में पिछड़े के बीच विभाजन पैदा कर उन्हें दलितों के खिलाफ खड़ा करने का तिकड़म साफ बता रहा है कि कैसे जातिगत कट्टरता को हवा दी जा रही है। बहरहाल तमिलनाडु में स्टालिन की जीत इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि डीएमके ने बीजेपी और एआईडीएमके की धार्मिक विभाजन की रणनीति को अपनी समावेशी सामाजिक न्याय की राजनीति से मात दी है। डीएमके की इस जीत में ही बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति को ध्वस्त करने के सूत्र मौजूद हैं। आने वाले दिनों में विपक्ष को अपने दांव पेंच के लिए इसी सूत्र को खंगालना होगा। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के चढ़ते सूरज की ढलान साबित हो जाएगी।